Hello students, welcome to online class. B third year हम महान सामाजिक विचारक जुर्गेन हेबरमास का अध्ययन कर रहे थे, जो कि जर्मनी के एक महान सामाजिक विचारक माने जाते हैं, जिनकी की हमने लाइफ इंट्रोडक्शन यानी जीवन परिचय का अध्ययन किया और पिछले वीडियो में हमने उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा स्टूडेंट्स वैधता का संकट का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जुर्गेन हेबरमास के जिन विचारों का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो है कि एक जर्मनी के महान सामाजिक विचारक होने के नाते जुर्गेन हेबरमास ने समाज शास्त्र को कौन कौन से ऐसे योगदान दिए जिनकी वजह से वो एक महान सामाजिक विचारक के साथ साथ आलोचनात्मक विचारक भी माने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सामाजिक विचारक महान जो चल रहे हैं वो है जुर्गेन हेबरमास। जुर्गेन हेबरमास दोबारा बताना चाहूंगी मैं कहाँ के थे, जर्मनी के थे। और जुर्गेन हेबरमास जो है स्टूडेंट्स एक आलोचनात्मक सामाजिक विचारक माने जाते हैं। इसलिए वीडियो में भी मैंने आपको बताया था ये फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से संबंधित थे, जहाँ से मार्क्स और फ्रायड भी संबंधित थे। फ्रायड एक महान मनोविश्लेषणवादी माने जाते रहे हैं और मार्क्स जिनका कि हम अलग से उनके दोनों सिद्धांतों का अध्ययन कर चुके हैं। तो यदि आपने वीडियो कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अवधारणा और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जरूर देखें और उनका अध्ययन करें, क्योंकि कार्ल मार्क्स भी हमारे सिलेबस में है और बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं और उनके सिद्धांत भी एवरी ईयर आपके एग्जाम में उनका एक क्वेश्चन जरूर बनता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जुर्गेन हेबरमास। जुर्गेन हेबरमास ने समाजशास्त्र को क्या योगदान दिए? जुर्गेन हेबरमास के समाजशास्त्र को दिए जाने वाले योगदान, जैसा कि स्टूडेंट्स हम बता चुके हैं आपको कि जुर्गेन हेबरमास जो है स्टूडेंट्स कैसे विचारक माने जाते हैं? आलोचनात्मक विचारक माने जाते हैं। कैसे विचारक माने जाते हैं? आलोचनात्मक विचारक जो है माने जाते हैं। आलोचनात्मक विचारक कह लीजिए या फिर आलोचनात्मक सिद्धांतवेत्ता कह लीजिए। तो ये आलोचनात्मक सिद्धांतवेत्ता जो है, हालांकि इन्होंने मैंने आपको बताया मार्क्स के साथ फ्रैंकफर्ट स्कूल से या फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से संबंधित रहे हैं, किंतु फिर भी जुर्गेन हेबरमास ने स्टूडेंट्स मार्क्स को केंद्र में मानकर उनकी आलोचना की है। क्या किया है? मार्क्स को मुख्य रूप से केंद्र माना है और इनकी आलोचना को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास जो है स्टूडेंट्स वो किसने किया है? जुर्गेन हेबरमास ने किया है। साथ ही साथ आलोचना करके उनके सिद्धांतों में जो भी कमियां रही हैं उन कमियों को सुधारने का प्रयास जो है जुर्गेन हेबरमास ने किया है। तो जुर्गेन हेबरमास को स्टूडेंट्स हम कुछ बिंदुओं के द्वारा या फिर जुर्गेन हेबरमास के समाजशास्त्र को दिए गए योगदान को हम कुछ बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं। सबसे पहला बिंदु जो आता है जुर्गेन हेबरमास की समाजशास्त्र के योगदान में स्टूडेंट वो आता है ज्ञान। क्या आता है? ज्ञान। हेबरमास का जो सिद्धांत है या यूँ कह लीजिए उनकी जो रणनीति है
कि वर्तमान में जो विकास होता है, क्या होता है, जो भी उन्नति होती है या विकास होता है, उस उन्नति और विकास का जो मूल आधार है, इसका उन्नति व विकास का मूल आधार जो है स्टूडेंट्स, वो क्या है, ज्ञान है। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो विज्ञान का उद्धार नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो उन्नति नहीं होगी, और उन्नति नहीं होगी तो विकास जो है किसी भी रूप में नहीं हो सकता है। इसीलिए उन्होंने विज्ञान के भी या ज्ञान के उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। ज्ञान के 3 प्रकार बताते हुए स्टूडेंट्स उन्होंने ये बताया है कि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, किसके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये हमारी इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से हम समाज से संबंधित जो भी ग्रहण करते हैं या फिर हम अपने अवलोकन के द्वारा, आंखों के द्वारा समाज में कुछ क्रियाकलापों को होते हुए देखते हैं, कुछ कार्यों को होते हुए देखते हैं, तो उसी से हमारे विचार जो है बनते हैं। किसके बारे में, समाज के बारे में बनते हैं। किसके बारे में बनते हैं विचार, समाज के बारे में। जब हम अपनी इंद्रियों के द्वारा यानी आंखों के द्वारा कुछ क्रियाकलापों को होते हुए, घटते हुए देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं उनका, और उसी हिसाब से हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में क्या बनते जा रहे हैं, विचार बनते जा रहे हैं। और इन्हीं विचारों के आधार पर जो ये हेबरमास ने ज्ञान के 3 प्रकार बताए हैं। सबसे पहले ज्ञान जो होता है वो उद्देश्य पूर्ति के लिए होता है। किसके लिए होता है, उद्देश्य पूर्ति हेतु। किसके लिए होगा, उद्देश्य पूर्ति हेतु। हमारा जो आधुनिक समाज है स्टूडेंट्स, वो आधुनिक समाज विश्लेषणात्मक समाज है। वो पूरा समाज जो है किस पर आधारित है, प्रत्यक्षवाद पर आधारित है। यानी जो कुछ है मूर्त है, जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो कैसा है, प्रत्यक्षवाद पर आधारित है। पूंजीवादी व्यवस्था है तो सब कुछ प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्षवाद के साथ साथ ये किस पर, समाज विज्ञान पर भी लागू होता है। किस पर लागू होता है, समाज विज्ञान पर। यानी ज्ञान है, ज्ञान को हम इंद्रियों के द्वारा हम जो चीज ग्रहण कर रहे हैं, वो ज्ञान हमारा क्या करता है, उद्देश्य पूर्ति करता है। क्या करता है, उद्देश्य पूर्ति करता है। और ये प्रत्यक्षवादी ज्ञान जो है, ये प्रत्यक्षवादी ज्ञान जो है संचार के द्वारा, यानी हम जो बातचीत करते हैं उसके द्वारा पूरे समाज पर छा जाता है। यानी पूरा समाज उसका उपयोग करता है अपनी उद्देश्य पूर्ति हेतु। कैसे, संचार के माध्यम से। तो सबसे पहले ज्ञान का जो प्रकार हुआ वो क्या हुआ स्टूडेंट्स, मानव की उद्देश्य पूर्ति के लिए ज्ञान का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ज्ञान ही क्या करता है, उन्नति व विकास का मुख्य कारण बनता है। दूसरा जो ज्ञान का प्रकार बताया स्टूडेंट्स, वो उन्होंने ये बताया है कि ज्ञान जो है व्यवहारिक हितों की पूर्ति करता है। क्या करता है ज्ञान, व्यवहारिक हितों की पूर्ति करता है। हमारे व्यवहार में जो भी हित है या ज्ञान की जो भी दैनिक क्रियाएं हमारे समाज में की जाती है, और उन दैनिक क्रियाओं के द्वारा हमारे समाज में जिन भी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य जो है कौन करता है, ज्ञान ही करता है। और ये ज्ञान जो है, इसे हेबरमास ने माध्य विज्ञान नाम दिया। क्या नाम दिया है, माध्य विज्ञान। इसके द्वारा क्या होगा, हमारे जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने का कार्य जो है इसके द्वारा होता है। तीसरा जो बताया है ज्ञान का प्रकार, इसके अंतर्गत हेबरमास ने बताया कि ज्ञान
उद्धारक होता है। क्या होता है ज्ञान? उद्धारक होता है, यानी किसी की उन्नति एवं विकास करने के लिए ज्ञान कैसा होता है? उद्धारक होता है। और ये उद्धारक कब बनता है स्टूडेंट? जब व्यक्ति के बीच विभिन्न प्रकार की अंत्यक्रिया होती है, और अंत्यक्रिया के द्वारा ही क्या होता है स्टूडेंट? संचार होता है, यानी एक दूसरे को जानता है, समझता है। संचार के द्वारा एक दूसरे को किसी प्रकार की बात बताने का प्रयास करता है, और इसी वजह से अंत्यक्रिया के द्वारा संचार होता है, और संचार के द्वारा ही समाज में जो उन्नति है और विकास होता है। किंतु ये संचार या अंत्यक्रिया जो है वह शक्ति के आधार पर है। क्यों? क्योंकि जो शक्ति है ना, वही समाज में अपना वर्चस्व बनाए रख सकती है। यदि आपके पास शक्ति नहीं है, सत्ता नहीं है, तो शक्ति को पाने के लिए हमेशा क्या चलता रहता है? संघर्ष। हर कोई ये चाहता है कि मैं बड़ा बनूं। बड़ा बनने के लिए क्या होगा? संघर्ष होगा, और संघर्ष के द्वारा ही वह शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है? दो वर्ग जब पाए जाते हैं तो दोनों वर्गों में, जैसा कि मार्क्स ने वर्ग संघर्ष में बताया कि मालिक और मजदूर क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे से शक्ति प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहते हैं। और यही संघर्ष की बात यहाँ बताई गई है कि शक्ति जो है क्या करती है? कभी किसी का अहित नहीं करती, लेकिन इन दोनों में या दो जो वर्ग होते हैं, उन दोनों वर्गों में शक्ति प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या चलता रहता है? संघर्ष चलता रहता है। तो इस रूप से उन्होंने क्या किया है? ज्ञान के 3 प्रकार बताए। ज्ञान के 3 प्रकार बताने के साथ साथ स्टूडेंट्स दूसरा जो मुख्य बिंदु उन्होंने बताया, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया है? मार्क्सवाद की आलोचना की है। मैंने आपको बताया कि आलोचनात्मक विचारक माने जाते हैं। तो दूसरा जो मुख्य बिंदु बताया समाजशास्त्र के योगदान के अंतर्गत, इसमें उन्होंने क्या किया है? मार्क्सवाद की आलोचना की है। और आलोचना के अंतर्गत उन्होंने मार्क्स की जो उत्पादन और श्रम की अवधारणा थी, अवधारणा को बताने का प्रयास किया। क्या बताने का प्रयास किया है? कार्ल मार्क्स की जो उत्पादन एवं श्रम की अवधारणा जो थी, उसको बताने का प्रयास किया है। उसके अंतर्गत इन्होंने ये बताया है कि ऐतिहासिक कालक्रम में क्या था? राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था। धीरे धीरे राज्य जो है, राज्य ने हस्तक्षेप की नीति जो है वो अपनाई, और वर्तमान में हम देखते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था पर, पूरी आर्थिकी पर जो वर्चस्व है वो किसका पाया जाता है स्टूडेंट्स? राज्य का पाया जाता है। ऐतिहासिक काल में या ऐतिहासिक क्रम में राज्य की हस्तक्षेप की नीति नहीं थी, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन मार्क्स ने क्या कहा? ये राज्य जो है वो क्या करता है? पूंजीपतियों का तो पक्ष लेता है और मजदूरों की अवहेलना करता है। किंतु वर्तमान में हम देखें स्टूडेंट्स तो राज्य जो है कल्याणकारी राज्य के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? कल्याणकारी राज्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मार्क्स ने जिस सिद्धांत को बताया, वर्ग सिद्धांत के अंतर्गत, कि पूंजीपति जो है क्या करते हैं? मजदूर वर्ग का शोषण करते हैं। लेकिन वर्तमान में जो कल्याणकारी राज्य है उसमें ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने वर्तमान में हमारे राज्य ने लेबर से संबंधित अनेक कानून बना दिए गए हैं ताकि उनका किसी भी प्रकार का शोषण ना हो सके। क्योंकि पहले क्या था? लेबर से संबंधित कोई लॉ नहीं था, कानून नहीं था, तो उन्हें अधिक घंटों तक कार्य करके अधिक उत्पादन करना पड़ता था। साथ ही साथ उस अधिक उत्पादन का जो लाभ है वो मजदूर वर्ग को स्टूडेंट्स नहीं मिलता था। लेकिन वर्तमान में कल्याणकारी राज्य है तो मार्क्स की आलोचना हो गई। इस रूप में मार्क्स की आलोचना की कि मार्क्स ने कहा मजदूर
आर्थिक कारक ही होते हैं, वो समाज में जो सारे संबंध हैं उनका निर्धारण करते हैं। तो हेबरमास ने ये भी कहा कि केवल आर्थिक कारण या अर्थव्यवस्था ही समाज के पूरे स्वरूप का निर्धारण नहीं करती है, बल्कि अन्य जो कारक हैं उनके आधार पर भी हमारे समाज का स्वरूप का निर्धारण होता है। दूसरा जो मुख्य बिंदु मार्क्स की आलोचना करते हुए स्टूडेंट्स हेबरमास ने बताया है कि विकसित समाजों में, विकसित समाज यानी वर्तमान में जो विकसित समाज है उनमें दमनात्मक तरीकों में परिवर्तन हो गया है। यानी मार्क्स ने क्या कहा था, पूंजीपति जो है दमनात्मक प्रवृत्ति अपनाता है, श्रमिकों का शोषण करता है, उन्हें लाभ या उत्पादन का कुछ हिस्सा नहीं देता है। लेकिन वर्तमान में जो विकसित समाज है उनमें दमन और शोषण जो है वो नहीं है, क्योंकि हेबरमास ने इसकी आलोचना की और करते बताया विकसित समाज में किसी प्रकार का कोई भी दमन नहीं पाया जाता है। व्यक्ति जो है वैश्विक स्तर पर, हमारा समाज जो है वैश्विक स्तर पर आज वर्तमान में काफी ऊंचा उठ गया है और इसके आधार पर हमारे समाज का जो श्रमिक है वो वर्तमान में आर्थिक अभाव से नहीं जूझ रहा है, उसे किसी प्रकार का कोई भी आर्थिक अभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्तमान में हमारे समाज के द्वारा दमनात्मक नीति नहीं अपनाई जाती है, बल्कि उनसे संबंधित उनके कल्याण के लिए अनेक कानून बना दिए गए हैं। तो वो आर्थिक अभाव से नहीं जूझ रहा है वर्तमान में श्रमिक, बल्कि वो जूझ रहा है तो किससे? मनोवैज्ञानिक और स्थानिक यानी अपनी मानसिकता से, मानसिक परेशानी है या फिर स्थान से संबंधित, स्थानिक यानी स्थान से संबंधित, रहने आवास, इससे संबंधित यदि किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो वर्तमान में वो उनसे जूझ रहा है, न कि आर्थिक अभाव से जूझ रहा है। तो इस प्रकार से जो रूढ़िवादी मार्क्सवाद के अंतर्गत जिस प्रकार की दमनात्मक नीति का उल्लेख किया गया है उसकी जुर्गेन हेबरमास ने आलोचना करते हुए बताया कि वर्तमान में विकसित समाजों में दमनात्मक तरीका नहीं अपनाकर कैसा तरीका अपनाया गया है? कल्याणकारी तरीका अपनाया गया है। नेक्स्ट जो कार्ल मार्क्स की आलोचना करते हुए हेबरमास ने बताया कि मार्क्स ने अधिसंरचना की पूर्ण उपेक्षा की। देखिए स्टूडेंट्स, तो इस रूप में स्टूडेंट्स जुर्गेन हेबरमास क्या करते हैं? मार्क्स की जो अधिसंरचना की जो पूर्ण अवहेलना की है मार्क्स ने, उसका वर्णन करते हुए बताते हैं कि मार्क्स ने क्या बताया था? अधोसंरचना और अधिसंरचना, दो संरचनाएं पाई जाती है। अधोसंरचना जो है निम्न होती है, नीचे होती है। अधोसंरचना यानी आर्थिक ही, यानी समाज में जो भी परिवर्तन होता है वो किसकी वजह से होता है? आर्थिक की, यानी अर्थ की वजह से। आर्थिक निर्धारणवाद के रूप में इन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया कि समाज में जो भी परिवर्तन होगा वो कैसे होगा? आर्थिक की वजह से ही। समाज में धर्म, समूह, सामाजिक, राजनीतिक या किसी भी व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन होता है तो वह अधोसंरचना की वजह से ही होता है, यानी आर्थिक की वजह से ही समाज में परिवर्तन होता है। तो इस रूप में उन्होंने अधिसंरचना, ऊपर जो क्या होती है? अधिसंरचना। जो अन्य तत्व हैं धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
परिवर्तन नहीं आया है। तो उन्होंने आर्थिक कारक को मुख्य माना है, यानी आर्थिक निर्धारणवाद निश्चित कर दिया है। इससे इसके सिद्धांत को क्या कहा गया है? आर्थिक निर्धारणवाद, क्योंकि आर्थिक कारणों की वजह से ही समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। किसने कहा? मार्क्स ने। लेकिन हेबरमास ने इसकी आलोचना की कि केवल आर्थिक कारकों की वजह से ही नहीं, बल्कि अन्य सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जो भी कारक होते हैं समाज में परिवर्तन जो है उनकी वजह से भी होता है। तो अन्य कारक भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से मार्क्स की मानव विकास के सिद्धांत को आर्थिक विकासवाद से निकालकर या फिर आर्थिक निर्धारणवाद से निकालकर अभिव्यक्ति के क्षेत्र में लाने का जो प्रयास किया है स्टूडेंट्स, वो किसने किया? हेबरमास ने किया। यानी पूर्णतया मार्क्स ने किसको महत्वपूर्ण माना था? आर्थिक निर्धारणवाद को महत्वपूर्ण माना था। इस आर्थिक से निकालकर हेबरमास ने अभिव्यक्तिशीलता की धरातल पर इनके सिद्धांत को खड़ा किया। यानी उन्होंने क्या कहा कि समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं वो केवल आर्थिक कारकों की वजह से ही नहीं होकर अन्य कारकों की वजह से भी होते हैं। तो इस रूप में उन्होंने इन मुख्य बिंदुओं के द्वारा मार्क्स की आलोचना की और साथ ही अगला जो योगदान दिया हेबरमास ने स्टूडेंट्स, वो अभिव्यक्तिशीलता यानी क्रिया के सिद्धांत के द्वारा समझाने का प्रयास किया। किसके द्वारा? अभिव्यक्तिशील क्रिया के सिद्धांत के द्वारा समझाने का प्रयास किया। किसने? मार्क्स की आलोचना करने के पश्चात उन्होंने अभिव्यक्तिशील क्रिया का सिद्धांत दिया। किसने? जुर्गेन हेबरमास ने। और इसके द्वारा अपने सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने ये बताया कि हमारे समाज में या जो हमारा आधुनिक समाज है, उस आधुनिक समाज में क्रिया की युक्ति संगतता आवश्यक है। यानी मानव जो अंत्यक्रिया करते हैं उस अंत्यक्रिया के आधार पर क्या करते हैं? एक दूसरे को जानते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? एक दूसरे को जानने का प्रयास जो है वो किस आधार पर करते हैं? अंत्यक्रिया के आधार पर करते हैं। तो जो भी अंत्यक्रिया की जाती है समाज में, वो अंत्यक्रिया निरुद्देश्य नहीं होती है। यानी व्यक्ति जो भी क्रिया कर रहा है वो किसी न किसी उद्देश्य के आधार पर कर रहा है। यानी व्यक्ति का कोई न कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य के आधार पर क्या करता है स्टूडेंट्स? वो विभिन्न प्रकार की जो क्रिया है या अंत्यक्रिया जो है उसको करने का प्रयास करता है। यानी क्रिया के पीछे क्या हो गया? उद्देश्य। क्या हो गया स्टूडेंट? उद्देश्य हो गया। और इस उद्देश्य के आधार पर ही क्या की जाती है स्टूडेंट्स? क्रिया की जाती है। और इस क्रिया के अंतर्गत जुर्गेन हेबरमास ने फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना कि फ्रायड जो है किसी व्यक्ति की मानसिकता का अध्ययन करते हुए बताते हैं कि व्यक्ति जो है अपनी क्रिया का प्रतिपादन या क्रिया का जो संपादन करता है, क्रिया की जो अभिव्यक्ति करता है, उस अभिव्यक्ति के अंतर्गत मनोविश्लेषण कारक जो है, कौन से कारक? मनोविश्लेषण कारक जो है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी व्यक्ति की क्रिया को कौन निश्चित कर रहा है? उसकी मानसिकता निश्चित कर रही है। उसके जो मनोविश्लेषण कारक है वो उसे निश्चित कर रहे हैं। तो इस रूप में उन्होंने
पहला जो उन्होंने कहा है भाषाविद उपागम। किस रूप में समझाने का प्रयास किया अभिव्यक्तिशील क्रिया को? पहला है भाषाविद उपागम, भाषा और व्याकरण। यदि व्यक्ति किसी से अंत्यक्रिया करता है, किसी व्यक्ति के द्वारा संचार करता है, तो उस संचार और अंत्यक्रिया के लिए भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। इस भाषा के अंतर्गत हमारे जो प्रतीक होते हैं, भाषा को व्यक्त करने के जो प्रतीक होते हैं, हमारे समाज में जो सांस्कृतिक मूल्य पाए जाते हैं, उन सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर और प्रतीकों के आधार पर ही व्यक्ति अपनी भाषा का आदान प्रदान करता है, एक दूसरे से अंत्यक्रिया करने का प्रयास करता है। तो इस रूप में हमारे समाज की जो संरचना है वो किस रूप में हो गई? बिल्कुल शारीरिक संरचना या फिर जैविकीय संरचना के रूप में हो गई कि जिस तरह से हमारे एक जीव की संरचना होती है, उसके विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, उन अंगों का आपस में आदान प्रदान चलता रहता है, अंत्यक्रिया चलती रहती है, उसकी वजह से वो जैविक संरचना जो है वो बनी रहती है। तो उसी तरह से हमारे समाज की जो संरचना है उसके अंतर्गत जो भाषा पाई जाती है या भाषा के जो प्रतीक होते हैं, भाषा के आदान प्रदान के लिए हमारे समाज में जो सांस्कृतिक मूल्य पाए जाते हैं, उन सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर हमारे समाज में क्या होता रहता है? अभिव्यक्तिशील क्रिया का जो है संपादन होता रहता है। तो किसी भी भाषा को समझाने के लिए भाषा के साथ साथ या प्रतीकों के साथ साथ उसकी व्याकरण का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से हेबरमास ने स्टूडेंट्स भाषा के नियमों या व्याकरण के नियमों के माध्यम से ही अपनी अभिव्यक्तिशील क्रिया जो है उसको समझाने का प्रयास किया कि व्यक्ति अपने अंत्यक्रियाओं को किस रूप में अभिव्यक्त करेगा, कैसे दूसरा व्यक्ति इसकी क्रियाओं को जानेगा, तो उसके लिए किसका ज्ञान होना आवश्यक है? भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही साथ हेबरमास ने जो अपना 9 मार्क्सवादी सिद्धांत जो बताया है, उसमें उन्होंने बताया है कि इस 9 मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत 9 मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो है स्टूडेंट्स वो सामाजिक दशाएं निहित होती है, क्योंकि अभिव्यक्तिशील क्रिया तभी संपादित होती है जबकि सामाजिक दशाएं जो है उसके अनुकूल होती है। तीसरा जो बताया है 9 मार्क्स के साथ साथ तीसरा जो बताया है हेबरमास ने, उन्होंने क्या बताया है? उद्देश्यपरक क्रिया। कौन सी क्रिया? उद्देश्यपरक क्रिया और अभिव्यक्तिशील क्रिया जो है, कौन सी क्रिया? अभिव्यक्तिशील क्रिया जो है उसमें भिन्नता प्रकट करने का प्रयास किया है। कौन सी क्रिया में? उद्देश्यपरक क्रिया और अभिव्यक्तिशील क्रिया में भिन्नता प्रकट करते हुए उन्होंने बताया है कि हमारे समाज में जो उद्देश्यपरक क्रिया होती है, उस उद्देश्यपरक क्रिया का मूल उद्देश्य क्या होता है? हमारे समाज का जो भौतिक पर्यावरण है, उस भौतिक पर्यावरण को बचाना ही इस उद्देश्यपरक क्रिया का जो मेन उद्देश्य होता है। तो ये क्या करती है? अपने उद्देश्य यानी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपनी क्रिया का संपादन करती है। लेकिन जहां तक अभिव्यक्तिशील क्रिया का सवाल है स्टूडेंट्स, तो वह अभिव्यक्तिशील क्रिया जो है वह कार्य और श्रम के संबंध में होती है। किसके संबंध में होती है? कार्य व श्रम के संबंध में होती है कि व्यक्ति जो है जैसा और जिस प्रकार का कार्य करता है उसके अनुसार
उनके द्वारा प्रतिपादित करने का प्रयास किया, और जो उद्देश्यपरक क्रिया है उसको भौतिक पर्यावरण को बचाने के लिए या व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है, उसका रुझान जो होता है भौतिक पर्यावरण, उसको समझाने का प्रयास किया है। तो इस रूप में जुर्गेन हेबरमास ने जो अभिव्यक्तिशील क्रिया बताई है, जो कि किस पर आधारित है, कार्य व श्रम पर आधारित है, उस अभिव्यक्तिशील क्रिया की दो मुख्य विशेषताएं भी बताई है। पहली विशेषता जो बताई है उसमें ये बताई है कि जो हमारा सांस्कृतिक विकास है, इस सांस्कृतिक विकास का जो उच्च स्तर है, ये उच्च स्तर किसकी वजह से है, अभिव्यक्तिशील क्रिया की वजह से है। कि यदि समाज में अंत्यक्रिया नहीं होगी, संचार नहीं होगा, आदान प्रदान नहीं होगा, तो हमारे समाज में सांस्कृतिक विकास जो है, हमारे मूल्य जो है, हमारी संस्कृति जो है, हमारे सांस्कृतिक प्रतिमान जो है, उनका आदान प्रदान नहीं होगा, तो हमारी अभिव्यक्तिशील क्रिया का संपादन निश्चित रूप से नहीं हो सकता। और दूसरा जो बताया उन्होंने, वो बताया है विवेक या फिर बुद्धि संगतता। हमारे समाज में जो भी विकास होता है, उस विकास में सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ जो जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, वो है विवेक और बुद्धि संगतता। विवेक और बुद्धि संगतता यानी ज्ञान। समाज में विकास होगा तो किसके आधार पर होगा, ज्ञान के आधार पर होगा। और ये ज्ञान जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा, तो वह अपनी कौन सी क्रिया को व्यक्त करेगा, अभिव्यक्तिशील क्रिया को व्यक्त करेगा। तो इस तरह से उन्होंने यानी जुर्गेन हेबरमास ने मार्क्स की विभिन्न आलोचना को प्रकट करते हुए साथ ही अपने अभिव्यक्तिशील क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए अपने समाज शास्त्र में जो उनकी योगदान दिए गए हैं, उस योगदान को इन बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट करने का बहुत ही महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय प्रयास किया है।